बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। कल कुछ मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों की वजह से 3 राज्यों में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुखबीर बादल से मुलाकात के बाद एक और बड़ी मीटिंग अब करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद गुट के सांसद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी के साथ मुलाकात के दौरान शरद पवार की पार्टी के सभी 8 सांसद मौजूद रहेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि सभी सांसद महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उनसे मुलाकात के लिए औपचारिक समय मांगा गया है। उन्होंने हमें शिवसेना के सांसदों की तरह नाश्ते पर नहीं बुलाया है। सवाल यह है कि क्या डिलिमिटेशन बिल पर अब मोदी जी को शरद पवार का भी साथ मिलने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार लोकसभा में नंबर गेम में बहुत आगे निकल सकती है। और ये चर्चा कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जब शरद पवार की सुमीर जी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सुप्रिया सुले भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, तब भी ये चर्चा थी कि क्या डिलिमिटेशन बिल को लेकर शरद पवार गुट नरमी दिखा रहा है। सुप्रिया सुले का उस वक्त का बयान भी मुझे ध्यान है। देखिए, अगर अभी तक की बात करो, सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर सरकार के पास बहुमत होता 2/3 मेजोरिटी, तो सरकार अभी तक इंतजार नहीं करती। सेशन के अंदर 5 तारीख को 6 तारीख को सरकार को जब लगता सर बिल लेकर सरकार आ जाती, तो सरकार को अभी ये लग रहा है कि भाई एक बार हम बिल लाकर मुंह की खा चुके हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि दूसरी बार हमें संकट हो। तो पहले अपने जो आंकड़े वो पहले दुरुस्त कर ले, पूरा बहुमत हो जाए, उसके बाद ही हम पार्लियामेंट में इसको लेकर आएंगे। और अभी भी जिस तरीके सुप्रिया सुले का जो बयान आया था कि FCRA का हम विरोध करने वाले हैं, अभी भी उन्होंने परिसीमन को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं कहा है कि हम समर्थन करेंगे। भले ही शरद पवार की सुप्रिया सुले और शरद पवार के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, उस समय भी ये तय नहीं हुआ था कि समर्थन देने वाले हैं। अभी भी सरकार को लग रहा है कि भाई क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि सिर्फ शरद पवार के समर्थन से समस्या का समाधान नहीं है कि शरद पवार समर्थन दे दे या अकाली दल समर्थन दे दे या उद्धव ठाकरे के 3 सांसद समर्थन दे दे तो सरकार के पास बहुमत आ जाएगा। सरकार इस बात को जानती है कि उनको पूरे DMK का समर्थन लगेगा और समाजवादी पार्टी पर उनके साथ आ जाती है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार आ जाएगी और सरकार उसको बहुत बेहतर तरीके से पास कराने की कोशिश कर रही है। और शायद इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि राहुल गांधी से भी लगातार जिस तरीके से बात हो रही है कि इस पे सबकी सहमति ली जाए, थोड़ा समय लगे लेकिन सब सहमत हो जाए और सबकी सहमति से इस बिल को पास किया जाए। लेकिन सरकार जानती है कि राहुल गांधी का जो व्यवहार रहता है कि वो बिल्कुल बाल हट में अड़े रहते हैं, मतलब वो किसी के सुनते नहीं है। तो सरकार इस बात को जानती है कि भाई अगर कांग्रेस को छोड़कर जो पूरा विपक्ष है वो इसके समर्थन में आ जाए, फिर वो DMK ने लगभग सहमति दे दी है। समाजवादी पार्टी से अगर बात हो जाती है, उद्धव ठाकरे ने भी मोटा मोटी सहमति दे दी इस बात को लेकर, शरद पवार समर्थन दे देते, तो मुझे लग रहा है कि सरकार इसको लेकर आएगी और फिर ये बताएगी कि इतने बेहतर चीज को कांग्रेस ने। सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि आप मीटिंग को लेकर कयास ना लगाएं। FCRA बिल को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड वही है जो कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है कि हम इस बिल का विरोध करने जा रहे हैं। परिसीमन के मुद्दे पर हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला। परिसीमन बिल पर NDA से अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। देखिए भाई, सार्वजनिक तो कोई बयान देगा नहीं ना, बातचीत हो रही होगी। जब सारी बातचीत हो जाएगी और समर्थन देंगे तो खालिया तो समर्थन देंगे नहीं ना। शरद पवार है, वो समर्थन देंगे, एक हाथ से समर्थन देंगे तो एक हाथ से कुछ लेंगे, फिर वो महाराष्ट्र में लेंगे, बेटी के लिए कैबिनेट लेंगे, कुछ भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में लेंगे कि NDA की गठबंधन में आएंगे या बाहर रह के लेंगे, भविष्य की राजनीति के लिए कुछ समर्थन चाहेंगे। क्या टर्म्स होंगे शरद पवार के, ये शरद पवार ने होगा, पार्टी की बातचीत हो रही होगी। अब मुझे लगता है कि जब वो फाइनल हो जाएगा तब शरद पवार इस बात का बयान देंगे कि राष्ट्रहित के अंदर हम परिसीमन का समर्थन करने जा रहे हैं और ये बेहतर है। और उनको भी पता है कि उनके विधायकों और सांसदों को ज्यादा सीटें लड़ने के मिलेंगी। आज 48 सीटें अगर महाराष्ट्र के अंदर है और 50% सीटें बढ़ जाती है तो शरद पवार को भी तो ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी। उनको भी तो लगेगा कि भाई मेरे आज 8-9 सांसद है, कल मेरे 15 से 18 सांसद मेरे हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार समर्थन दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी से भी बातचीत चल रही है। अगर समाजवादी पार्टी तैयार हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार ये बताएगी कि कांग्रेस को आइसोलेटेड करो, अकेला छोड़ो और बाकी सबका समर्थन लेके इस बिल को पास करो। और पूरे देश में संदेश जो कि कांग्रेस ने इतने बेहतर विकल्प देने के बाद भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मुझे लग रहा है कि फिर पूरे चुनाव में कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम केंद्र सरकार करेगी। ये राहुल गांधी जी के लिए आप बाल हट शब्द का उपयोग न करें सर। अब 4 साल में वो सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं। आप लोग अभी तक उनको बाल हट, युवा, ये सब कहना बंद करिए सर। बाल बुद्धि तो है अभी। 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे सर वो। फिर आप क्या कहेंगे? बस मुझे इतना ही कहना। मैं इसमें जो महाराष्ट्र में हासिल कर सकते हैं शरद पवार, उस पर अजीत जी जानना चाह रही हूँ कि ये बात तो ठीक है, ऐसे ही तो समर्थन नहीं मिल जाएगा, कुछ उसके बदले में वो चाहेंगे, तो वो क्या हो सकता है? क्या दोनों गुट जो हैं इस वक्त एनसीपी के, उनका वो विलय चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, विलय का मामला सबसे
पेचीदा मामला है, उसमें उसी की वजह से उसमें उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से सारे मामले अटके हुए हैं। ये जो सुनेत्रा पवार है वो नहीं चाह रही हैं कि शरद पवार की पार्टी के साथ विलय हो, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ विलय होते ही एक नया संकट खड़ा होगा लीडरशिप का। जी। शरद पवार, अब उनको सुनेत्रा पवार के अपने लीडरशिप की ज्यादा चिंता नहीं है, उनको अपने बेटे पार्थ पवार को नेता बनाना है। और शरद पवार गुट की तरफ से रोहित पवार ऑलरेडी लीडर हैं। खाली सुनेत्रा पवार का और सुप्रिया सुले का मामला हो तो निपट जाए, लेकिन पार्थ पवार और रोहित पवार का मामला कैसे निपटेगा? लीडरशिप किसके हाथ में होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रहेंगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार गुट का होगा। तो ये जो तमाम इशूज, और सुनेत्रा पवार के पार्टी के अंदर की अपनी कंट्रोवर्सी है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल, गैर मराठा जो लीडर्स हैं, तो ये असली मामला वहां अटका हुआ है। भाजपा चाहती है कि इन दोनों का बड़े अच्छे तरीके से विलय हो जाए, वहां भी सरकार में रहे और यहां भी सरकार में शामिल हो जाए। फिर वहां वित्त मंत्रालय किसको मिले, यहां मंत्री सुप्रिया सुले बने कि उनकी तरफ से पार्थ पवार बने या कोई और बने। तो ये जो उनकी जटिलताएं हैं, पेचीदगियां हैं एनसीपी के दोनों खेमों के बीच में, उसकी वजह से, और प्रधानमंत्री ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि शरद पवार को उम्र के इस मुकाम पर, इस पड़ाव पर उनको कोई ऐसा झटका दिया जाए जो ठीक नहीं लगे। तो वो चाह रहे हैं कि इसका मतलब समाधान ऐसा निकले कि सबको कबूल हो, सबकी विन विन सिचुएशन बन जाए, ऐसी परिस्थिति हो, बस कांग्रेस एक लूजर के तौर पर दिखाई दे। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर जो समर्थन मोदी सरकार जुटाने की कोशिश कर रही है, उसमें उनके एक पूर्व सहयोगी अकाली दल का सरकार को साथ मिल गया है। शुक्रवार को सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की और फिर सरकार को समर्थन का फैसला भी फाइनल हो गया। जब अप्रैल में यह बिल संसद में पेश हुआ था तो अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया था। बिल को पंजाब के साथ धोखा भी करार दिया था और अब अकाली दल सरकार के साथ खड़ी है, जिसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की भी अटकलें अनंत जी तेज हो गई हैं। तो अकाली के साथ ये मुलाकात, पहले तो पंजाब के साथ धोखा था, अब इसी बिल पर पंजाब में अकाली दल का पूरा समर्थन है। ये सब पंजाब के लिए हो रहा है, वहां पे दोनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। देखिए, ये जब बादल जूनियर, अब तो खैर बादल यही बचे हैं, तो सुखबीर बादल की जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो उसके रिपल्स इफेक्ट दिल्ली में भी महसूस किया गया। दिल्ली में ही मुलाकात हुई, लेकिन दिल्ली में बैठे उस पार्टी में भी उसका महसूस किया गया असर। और मुझे लगता है कि ये एक सांसद हैं उनके पास, हरसिमरत हैं शायद उनकी, तो एक ही इकलौती सांसद हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं पड़ेगा। ये जो मुलाकात हुई है, ये अब मैं और हर्षवर्धन जी अभी यही बात कर रहे थे, अब मैं कह दूंगा तो शायद इनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री निरंतर सक्रिय हो गए हैं। हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सक्रियता राजनीतिक मोर्चे पे, जो देश की राजनीति है उसके मोर्चे पे जिस प्रकार से बढ़ी है, उससे बहुत सारी चीजें जो जटिल होती जा रही थी, जो कहीं ना कहीं ईगो क्लास की भेंट चढ़ रही थी, या किसी मतलब नेता के व्यवहार के कारण या किसी नेता के इमेज के कारण उसको अगर कहीं कोई बाधा आ रही थी, तो उसको प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के समाप्त किया। प्रधानमंत्री सुखबीर बादल को अपने पास बुलाते हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है और अचानक भारतीय जनता पार्टी और सुखबीर बादल के एक आसन्न गठबंधन को देखते हुए पंजाब की राजनीति एकदम से पलट जाती है। अभी पंजाब की राजनीति में हालांकि बहुत चुनौतियां, चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी को चन्नी से लेके बहुत सारे वहां बहुत चुनौतियां उस पार्टी में हैं, बावजूद इसके माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में वहां टक्कर होने जा रही है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि पंजाब में अब मुकाबला फिर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे किसी पार्टी में होगा। अब वो कांग्रेस भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे इस मुलाकात का विधानसभा चुनाव पर ज़्यादा बातचीत दिखाई देती है। ये तो एक सांसद की परिसीमन पर एक सांसद हैं, वो आ भी जाएंगी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि परिसीमन को लेकर एक वोट मायने रख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की सक्रियता जिस तरह से इन दिनों बढ़ी है, खास तौर से जंतर मंतर के आंदोलन के बाद उनके निर्णय जिस प्रकार से सामने आ रही है, या जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण की शब्दावली में बदलाव किया, अगर कल आप IIT का उनका भाषण देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखने पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब डायरेक्ट कमान संभाल ली है। अपने आप को जो थोड़ा नेपथ्य में रख के वो काम कर रहे थे, अब फिर से वो फ्रंट फुट पे आ गए और 29 तक इसी प्रकार की राजनीति हमें दिखाई देगी। जो सीखेगा वो जीतेगा। और हर्षवर्धन जी, वो तो वैसे भी कहते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है,
तो ये फ्रेंड पंजाब में ज़रूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब के लिए सब कुछ है, ये कहना थोड़ा कम ठीक मैं मानता हूँ। ये भाजपा के लिए और अकाली दल के लिए बड़ा जरूरी है। अगर ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो दोनों शून्य हो जाएंगे। ये सीधे सीधे अपने राजनीतिक स्वार्थ का मसला है। पंजाब के लिए तो भाई कोई न कोई पार्टी आएगी, कोई न कोई काम करेगी, और ऐसा तो है नहीं कि भाजपा अकाली साथ नहीं रहे थे। कांग्रेस भी साथ सरकार बना ही चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बन गई। सवाल ये कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी जिन उम्मीदों को लेकर आई थी कुछ हुआ? तो नतीजा आता है सिफर। जी, जो कहते थे कि दाना दाना मैं गेहूं खरीद लूंगा, वो भगवंत मान किसानों पर लाठी चलवा रहे हैं, वो भगवंत मान अप्रेंटिस वालों पर लाठी चलवा रहे हैं। जिस पंजाब में कह रहे थे कि हमारा तो सब कुछ एकदम तय है कि हम ये काम करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? जब चुनाव नजदीक आ गया तो कह रहे हैं कि अच्छा खाते में पैसा चला गया। इसके अलावा उनके पास कुछ बताने के नहीं कि अच्छा उनके खाते में 1000 चला जाएगा, SC ST के खाते में महिलाओं के 1500 चला जाएगा, और कुछ बताने को नहीं। भगवंत मान जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अभी मैं तरुण चुग को कल सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं अपना वो क्या बोलते हैं उसको, नशा वशा करने वाले जो अपना सांस वाला टेस्ट कराते हैं, तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, हाँ, तो कह रहे हैं कि हम वो कराने के लिए तैयार हैं, जरा भगवंत मान जी कराएं। भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री पर ऐसा आरोप लगा। पूरी संभावना कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस आपस में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की लड़ाई है, तो भाजपा और अकाली दोनों को लग रहा है कि हम ये मतलब कौन सा ऐसा अहंकार है, कौन सी जिद है, किस बात पे लड़ लिए। अच्छा, उस वक्त अकाली दल को लगा रहा होगा, अब तो बात भी बहुत पीछे चली गई। वो पंचनद का पानी कहां चला गया, कहां गायब हो गया, वो तो अब किसानी वाला मसला ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि दोनों को समझ में आए, रियलाइजेशन ऑफ रियल पॉलिटिक्स है। लेकिन ये रियलाइजेशन ऑफ रियल पॉलिटिक्स कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? पंजाब की बात हो रही है तो कांग्रेस की भी तो बात होनी चाहिए। जबरदस्त कलह है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तो पंजाब में कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुश्किल दर मुश्किल होती जा रही है। और ताज़ा तस्वीर मलेरकोटला की है, जहां कांग्रेस की मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मंच पर कुछ कांग्रेस नेताओं के चढ़ने की कोशिश, उन्हें रोका गया और इसके बाद नारेबाजी और बवाल हुआ। मंच पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और प्रभारी भूपेश बघेल मौजूद थे। भूपेश बघेल के खिलाफ इतनी नारेबाजी थी, राजा वड़िंग को माइक संभालना पड़ा। जब मंच से भी बात नहीं बनी तो फिर नीचे उतरकर स्टेज से फिर मामले को संभालना पड़ा, किसी तरह संभाला। कांग्रेस को आत्महत्या करना क्यों इतना पसंद है? अजीत जी, मीनाक्षी जी, अभी कांग्रेस पार्टी को लग रहा था, अभी भी लग ही रहा है कि सत्ता आ रही है, 2027 में हमारी सरकार बनेगी। तो उसके सारे नेता जो हैं वो पहले ही लीडरशिप का मामला निपटाने में लगे हैं कि लीडरशिप का मामला निपट जाए कि सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये पहले से जो ये शुरू हो जाता है ना कांग्रेस के अंदर, जैसे हरियाणा में हम लोगों ने देखा कि सत्ता आनी है, उसके पहले हम लोग मुख्यमंत्री का मामला सुलझा लें। राजस्थान में हो गया कि सत्ता आ रही है, मुख्यमंत्री का मामला सुलझा लें। वहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ, कई जगह ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री का मामला पहले सुलझा लें, सरकार तो आ रही है। तो यही यहाँ पंजाब में यही दिख रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि कई चीजें, अनाज खरीद का मामला था और अरविंद केजरीवाल ने एक फॉर्मूला सामने रखा था कि हम कहां से पैसे ले आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि रेत की तस्करी होती है, 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ रुपया वहां चला जाता है, वो हम रुकवा देंगे तो वो हमको आ जाएगा। नशे के कारोबार का इतना मामला होता है, हम रुकवा देंगे तो उसका पैसा इतना आ जाएगा। तो वो उन्होंने जोड़ के बताया था कि पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अभी रेत की तस्करी ऐसी चल रही है कि उस दिन चरणजीत सिंह चन्नी स्वयं जाकर के वो रेत की तस्करी के वीडियो बनवा रहे थे। तो अब ये इस एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये मान करके कांग्रेस के नेताओं ने अपना लीडरशिप का मामला सेटल करना शुरू किया। कांग्रेस में होता, अपनी हार सेटल कर रहे हैं, वही हार सुनिश्चित कर रहे हैं। और पहले अपनी कुर्सी वो लोग चाह रहे हैं कि हम करें। आप देखिए वो इसमें क्या दिक्कत हुई है कि पंजाब में एक स्थिति रही है कि जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने, दोनों बार वो अध्यक्ष थे। तो अब इस बार ये अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग। तो चन्नी को लग रहा है कि अगर सरकार बनती है तो इस स्वाभाविक रूप से ये बनेंगे, तो हमको घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस ने उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। प्रताप सिंह बाजवा वहां नेता प्रतिपक्ष हैं, चन्नी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और वड़िंग अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो ये एक संतुलन बनाने
की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसने किया हुआ है। लेकिन अब ये तीनों नेता, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ये सब चारों लोग मिल करके एक लड़ाई अपने लीडरशिप का वो सेटल करने में लगे हैं और इसमें कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। दलित वर्सेस जाट सिख का मामला कांग्रेस में ऐसा हो जाएगा जो हरियाणा में शैलजा वर्सेस हुड्डा की लड़ाई में दलित वर्सेस जाट का हुआ था, और ये उसको कांग्रेस को वहां नुकसान कर सकता है। कहीं पर बात बिगड़ने वाली तस्वीर है तो कहीं बात बनने वाली तस्वीर है। अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको दिखा देती हूं। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी हलचल बड़ी तेज है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, टकराहट तो थी एक दूसरे को हटाने की, अब तो बात उठ गई दोनों के ही जाने की। कुछ मैसेज पढ़ पा रहे हैं इसमें समीर जी आप? नहीं, निश्चित रूप से अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आते हैं, फिर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो, जरूर चर्चा होती है कि भाई क्या खास बात होगी। और पीएम से मिले तो पीएम से कई मुद्दों पर उन्होंने फीडबैक दिया होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आया कि भाई नई एसआईटी बना जाए, उसको लेकर उन्होंने फीडबैक दिया होगा। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने संगठन की बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जो लगा होगा कि जो सलाह देना है योगी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, उस चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी सलाह दी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिले होंगे नितिन नवीन से, क्योंकि अभी अखिलेश यादव के तंज में जो हम पढ़ पा रहे हैं वो ये पढ़ पा रहे हैं कि वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों के ऊपर तंज कस रहे थे। लेकिन अमित शाह की पोजीशन हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पोजीशन है, दोनों मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए जो अखिलेश तो मतलब आजकल हर बात पे तंज करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। मतलब जब उनसे पत्रकार वार्ता लेते हैं तब भी वो कोई तंज करते हैं, ट्विटर पे भी वो तंज करते हैं। तो ये लगातार चुनाव तक चलने वाला है एक दूसरे के ऊपर तंज करने का। तो अखिलेश यादव ने अपने तरीके से सोच कहा है और वो किसी भी बात को किस तरीके से व्यंग्यात्मक कहना है, किस तरीके से घुमाना है, अखिलेश यादव उसका आजकल बहुत अपना इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लगातार वो कर रहे हैं। जब अभी कल योगी जी ने जब उनसे कहा था कि भाई 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होकर निकलते हैं और 7 बजे महफिल जमाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से फिर सोशल मीडिया पे जिक्र किया, तो ये चलता रहने वाला है। फिलहाल मुझे लगता है कि योगी ये तो चलता रहने वाला है, लेकिन जहां पर अखिलेश यादव जी चलाने की अनंत जी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, क्या योगी के शो के बारे में कह रहे हैं वो नहीं, मतलब ये तो यही है ना कि एक दूसरे को हटाने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में चलता रहा है, तो यही तो है ना। क्या है ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि दोनों के जाने की बारी आ गई। अच्छा, गृह मंत्री और अच्छा चलिए इसको थोड़ा आनंद जी समझाएंगे। मैंने क्यों बोला आनंद जी के पहले क्यों बोला? दरअसल अखिलेश जी की बात कोई बहुत विद्वान व्यक्ति आजकल लिख रहा है। अच्छा, वो है क्या, विद्वता के जिस पहाड़ पर बैठा हुआ है, सामान्य जन से उसका कोई वास्ता नहीं। यहां 5 लोगों में 5 राय हो गई कि इसका क्या मतलब है। अभी किस जनता को समझाएं, और ये बात फिर समाजवादी पार्टी वाले समझ जाएंगे या नया वोटर समझ जाएगा, मतदाता समझ जाएगा। तो सब पी में भी तो बदलता रहता है ना स्वाद अनुसार। खुश रहिए पंडित जी कि पी मतलब पीडी हो गया है ना? तो अब मैं बहुत जगह कह चुका हूं, आपको भी कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हम लोग पहले लिखते थे सर तो पीटी लिखते थे। बिल्कुल, अब तो पीडी लिखना पड़ेगा। अखिलेश जी ने कहा कि पीडी अखिलेश जी ने कहा, और वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में है सर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पूरे हम लोग बचपन से पढ़ते आए अंग्रेजी, और पीटी डॉट लिखते थे, अब पीडी डॉट लिखना पड़ेगा। तो ये जो नई शब्दावली है, आप कह रहे हैं विद्वता के पहाड़ पर बैठा हुआ आदमी, पता नहीं क्या, तो ये तो कांग्रेस में कम विद्वान व्यक्ति है सर। आप देखिए कांग्रेस में अब लोग रील को लेके इतने उत्साहित होते हैं कि रील मुद्दा हो जाता है, केंद्रीय मुद्दा। नीट के बजाय अब रील मुद्दा हो गया सर। कहीं कोई गूंज कार्यक्रम हुआ है ना कल प्रयागराज में, जो छुट्टी पे चले जाने के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था राहुल जी के, वो लौटकर उन्होंने गूंज कार्यक्रम किया प्रयागराज में। और इन्हीं का क्या आपका गृह शहर है, तो इनके यहाँ जाके किया राहुल जी ने, और वहाँ रील की महिमा का कॉलेज में हुआ है, हर्षवर्धन के कॉलेज में हुआ है, वहीं पढ़े। ये देखिए इसी को कहते हैं घर में घुस के चुनौती देना। लेकिन सर सुनिए, तो ये कहानी कुर्सी की का पर्चा कब से लीक होने लगा? ये वाला पर्चा तो मेरा ब्रेक के बाद वाला था। अच्छा, ब्रेक के बाद ही फिर इस पे बात करेंगे। चलिए इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने
कमान अपने हाथ में ले लिया है। प्रधानमंत्री जब जब माइक्रो लेवल पर जाके चीजों को मैनेज करते हैं तब तक वो चीजें बहुत बेहतर होती हैं, खास तौर पर जब मतलब क्या कहते हैं उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में किसी चीज को करना होता है। ये कहने का मेरा अर्थ किसी और नेता को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन नेतृत्व को सामने आकर अब देखिए ये जो तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में भी कई लोगों को तंज करने का अवसर मिलेगा कि दोनों के चेहरे पे तनाव है, दोनों के जाने का समय आ गया है। ये सब अब राजनीतिक भविष्यवक्ता हो गए। उस तस्वीर पे आपत्ति ली थी ना कि अध्यक्ष जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी बैठे हैं, उसको लगे किस तरीके से चला है लोगों नहीं, ने। वो तो इस तस्वीर पर भी लोगों ने तंज किया कि योगी आदित्यनाथ जी कहीं जाते हैं तो उनका वो भगवा तौलिया लगता है, लेकिन अमित शाह के सामने बैठते हैं तो वो भगवा तौलिया नहीं लगता है, प्रधानमंत्री के सामने बैठते हैं। अरे भाई, पद की गरिमा और पद की मर्यादा को भी समझना होगा ना। योगी जी की अपनी एक जो उनका क्या कहते हैं, उनका जो संत परंपरा है, जिस परंपरा से आते हैं उस पर तंज करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए बहुत सारी चीजें बहुत कायदे से हो रही हैं, जैसे चढ़ावा चोरी अब थोड़ा नेपथ्य में जाता दिख रहा है। कैसे? अभी आपने कांग्रेस पार्टी के लिए एक शब्द का उपयोग किया, आत्महत्या के लिए। मैं उसको कुल्हाड़ी पे पांव मारना ज्यादा उचित कहूंगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी पर वो लोगों ने स्कोर करना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि ये मुद्दा ठीक ठाक जा रहा है, कहां से एक पप्पू यादव आ गए। हाँ। पप्पू यादव को लाके भगवा पहना दिया और उतने पे नहीं, श्री राम की मूर्ति गिराई नीचे और फिर चप्पल पहन के जा रहे हैं। तो अब मतलब अब ये सब चीजें तो अब इसलिए वो लोग डिफेंसिव हो गए इस घटना के बाद से। तो ये जो विद्वता के पहाड़ वाली बात है ना, पहाड़ पे बैठे लोगों की दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सूक्ष्मता से नहीं देख पाते। उनको लगता है विशाल जन समुदाय आ गया, ठीक है वो वोटर, लेकिन वो ये नहीं परख पाते हैं कि जो जन समुदाय आया है वो वोट देगा कि नहीं देगा। आजकल दूरदृष्टि जो है ना, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वो जेनजी दृष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं।